क्या कुछ लोग ऑनलाइन हैं? और जो भी जुड़ेंगे वो इस वीडियो को शेयर कर देंगे आज। लगभग कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट में मैं अपने बातों को आप सभी के बीच में रख पाऊँ। सत्यम महाराज, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। इस वीडियो को शेयर कर देंगे क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है उनके लिए है जो किसी विशेष भाषा को महत्व देते हैं, विशेष धर्म को महत्व देते हैं, विशेष रंगों को महत्व देते हैं। स्पेशली ऐसे धार्मिकों के लिए है जो धार्मिकों का भाषा, धर्म, रंग बटा हुआ है। असल में मैं पूरे होशो हवास में इनको आज गलत साबित करने आया हूं, पाखंडी साबित करने आया हूं। और इसका कारण भी बताऊंगा और रिजल्ट जो है आपको सामने दिख रहे हैं और भयावह रूप में दिखेंगे। कुछ लोग जुड़ जाते हैं, फिर इस विषय पे चर्चा करूंगा और पूरे होशो हवास में कुछ धार्मिकों को मैं आज सिरे से फर्जी साबित करूंगा, पाखंडी साबित करूंगा, ढोंगी साबित करूंगा। समाज के साथ, देश के साथ, दुनिया के साथ, इस पृथ्वी के वो सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये भी सिद्ध करूंगा। और मैं बताया हूं कि मेरे कहे हुए सभी बातों के लिए अलग से किसी गवाह सबूत की जरूरत नहीं है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि मैं बिना तर्क का, बिना प्रभाव का बात नहीं करता। और आज मैं जिस विनाश को देख रहा हूं वो आगे और भयावह होने वाले हैं और उसके कारण को जब देख रहा हूं कहीं कुछ था ही नहीं। दूर दूर तक कोई कारण नहीं था, नहीं है, ये तो बनाया गया है। तो उस कारण को तोड़ना मेरे लिए अनिवार्य है। हाँ, ये भी ज्ञात रहे कि मैं किसी प्रकार से धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता, ना करना चाहता हूं। लेकिन मैं खुद को भी वहां पे रख के देखता हूं तो मेरे लिए भी सवाल खड़ा होता है। वही सवाल मैं सार्वजनिक रूप पे देखता हूं तो वही रख देता हूं। इससे ज्यादा और आगे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं अब थोड़ा विषय पे आता हूं।
इस धरती पे मनुष्य जाति में जितने भी ऐसे लोग हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो स्पेशल उनका खुद का धर्म है, खुद का भाषा है, खुद का रंगों का पहचान है, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ पूर्ण होशो हवास में मैं उन्हें फर्जी बोल रहा हूँ और बता भी रहा हूँ उसके कारण क्यों बोल रहा हूँ। अब वो समाज के लिए, देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए कैसे दुश्मन हैं, कितना बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, ये बता रहा हूँ। हम सभी धर्मों से हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग रंगों को अपना मानते हैं, अधिकार जमा बैठे हैं, पर हम क्या ये कभी सोच पाए कि जिस भगवान को, ईश्वर को हम मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस भगवान ने हमें बांटा, ईश्वर ने हमें बांटा। मैं आज बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि उनको भगवा से नफरत है, किसी को हरा से नफरत है। ये मूर्ख लोग हैं जो इन रंगों के लिए लड़ रहे हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। क्योंकि इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पलाश के पौधे से उसके हरे पत्ते को अलग कर दे और उसके भगवा कलर के फूल को अलग कर दे। ऐसा कौन हिंदू है जो इस धरती से हरे को खत्म कर दे? हरा को खत्म करने के लिए तो पूरे प्रकृति को खत्म करना पड़ेगा। भगवा को खत्म करने के लिए हाथ से बनाए हुए झंडा या इमारत, मंदिर, इसको खत्म करने का जरूरत नहीं है। पूरे प्रकृति से जितने पौधों के भगवा फूल हैं उनको कैसे खत्म करेंगे? जब हम जिस ईश्वर को मानते हैं, अगर मानने का बात करते हैं और उसके बनाए हुए सिद्धांत को, उसके बनाए हुए नियम को हम अगर नहीं पहचानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकारते हैं, तो हम उसे मानने का दावा कैसे करते हैं? अगर किसी के पास इसका जवाब है तो मुझको चाहिए। मैं किसी के ईश्वर अल्लाह पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं खुद धार्मिक हूं जहां तक मुझको लगता है। कई बार सोचता हूं कि नहीं, मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन लगता है कि धार्मिक हूं। लेकिन अपने धर्म को दिखाने से डरता हूं, क्योंकि इस धरती पे जितने धार्मिक हैं, असल मायने में वो धार्मिक है ही नहीं। क्योंकि वो धार्मिक होते तो अपने ईश्वर के बनाए हुए किसी रंग से, किसी रूप से, किसी भाषा से, किसी जाति से, किसी धर्म से वो नफरत नहीं करते, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते। मेरे सामने भी कई ऐसे मामले आते हैं। सभी जातियों में बुरे लोग हैं। कल की बात है या परसों की, एक मुसलमान लड़का ही था। वो तो अच्छा हुआ कि बलरामपुर में था और मेरे आसपास था। अगर वो लड़का कहीं जैसे जगहों के घटना देखते हैं वैसे जगह होता तो उसका राम नाम सत्य था मुसलमान ही। तो मैं लोगों के विचारधारा को, जब उनके धारणाओं को देख रहा हूं, तो मेरे को आगे दिख रहा है कि इसका अंजाम बहुत भारी सबको भोगना है। इससे कोई नहीं बचेगा। क्योंकि असली धर्म को तो लोग जान ही नहीं रहे हैं। आवाज के जो धार्मिक हैं, मेरे नज़र में वो ढोंगी हैं। अगर किसी को बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं है,
आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगर साबित ना कर पाऊं, ना बता पाऊं, तो मैं सार्वजनिक आके ऐसे अपने कथनों को, अपने वक्तव्यों को रखना छोड़ दूंगा। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस धरती पे जिन चीजों के लिए जगह था वो औपचारिकता मात्र के लिए बचा है, और जिन चीजों के लिए कोई जगह नहीं था, जिसके लिए बड़े बड़े कानून, धर्मशास्त्र बनाए गए, संविधान बनाए गए, उसके रोक के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसको सही तरीके से फॉलो करने के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से, मतलब एक प्रकार से 99% हावी है। एक मिनट, कॉल आ रहा है, माफी चाहूंगा। तो ये आसपास जो मेरे घटनाएं हो रही हैं और जो खेल तमाशे हो रहे हैं वो मेरे समझ से बाहर हैं, और उसका यहाँ पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ महत्व ये दिखता है कि सामने वो विनाश के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। आज आम लोगों में शुमार है ना कि जिसके पास पैसा होगा चुनाव लड़ेगा, हैं? और किस घमंड से हम कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हैं? ये दोहरा चरित्र है ना। एक गरीब भी अचानक से कहीं से खड़ा होके वो जिम्मेदारी ले ले, स्वीकार के सामने घोषणा करे कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, तब पता चलता ना कि लोकतंत्र है। और इस बार छत्तीसगढ़ से शुरुआत किया हूं, वो भी राम जी के नाम से जो बलरामपुर है, उस बलरामपुर से हूं। बलरामपुर में बहुत राम भक्तों ने सामर्थ्य दिखाए हैं लाइट बत्तियों के लिए, लेकिन आज वही देखे होंगे अंबिकापुर से घुसते समय वहां पे लिखा हुआ था हमर बलरामपुर, बंजर पड़ा हुआ है वीरान, कबाड़ खाने की तरह, किसी का खून नहीं खौलेगा। उस बलरामपुर में राम अंधेले में किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन राम का, रहीम का सम्मान कैसे होता है इंसानों के ही बीच। जय हिंद वंदे मातरम का सम्मान कैसे होता है उन्हीं लोगों के बीच बताऊंगा। जैसे वंदे मातरम बोलने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए देश में बहुत से कुछ किए गए हैं, लेकिन लगभग 2-3 साल से मेरे साथ देश भर के हजारों लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब भारत माता की जय बोलते हैं। किसी को ना मारना पड़ा, ना पीटना पड़ा, ना जबरदस्ती करना पड़ा। हम सीधे जानते हैं हमारा खुद का काबिलियत नहीं है, हम खुद में सामर्थ्यवान नहीं है, तो वहां पे हिंसा पे उतर जाते हैं, युद्ध पे उतर जाते हैं, छल पे उतर जाते हैं। तो इस बार छत्तीसगढ़ में बहुत से युवा हैं, अधिकारी कर्मचारी भी हैं, जो उन सेवाओं को छोड़ के लोगों के बीच में आएंगे बताने कि उनका सामर्थ्य क्या है, काबिलियत क्या है, उनका खुद का औकात का है। क्योंकि जो खेल तमाशा हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं हो रहा है और भविष्य के लिए वो अच्छा सूचक नहीं है। तो इसको रोकने के लिए जो करना पड़ेगा, जहां तक करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा, करेंगे। क्योंकि आज इसलिए आम इंसान लाचार है, क्योंकि उसको मालूम है कि सब कुछ नेताओं के हाथ में है, सरकारों के हाथ में। सरकार कौन? मतलब पैसा, पावर, पद।
वो तो नौकर है ना, सेवक बोलते हैं ना खुद को कि हम जनता के सेवक हैं। सेवक का मतलब भी बताते आ रहा हूं। ये अलग बात है कि लगभग 1.5 दशकों से मैं चुप था। मुझको लगता था कि सब कुछ कानून है, व्यवस्था है, सिस्टम है तो न्याय होगा। आज न्याय नहीं मिलता है, अपने लिए न्याय करना पड़ता है। और जिनको भी लगता है कि न्याय मिलता है तो मुझसे कुछ देर बैठ लीजिए। देश भर से ऐसे लोगों को दिखाऊंगा जो डॉक्टर भी हैं, पुलिस भी हैं, बीएसएफ के जवान भी हैं, आर्मी के जवान भी हैं, आम इंसान भी हैं। वो जेलों में हैं, कुछ दुर्घटनाओं में मर गए हैं, कुछ बेड पे पड़े हैं। उनके पीछे उनका परिवार कहाँ जा रहा है, वो देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है कि देश को भूखा नंगा दिखाने में वो 1 नंबर और खुद के साथ बढ़ा रहा है। ये माइंडसेट है लोगों के बीच में। हमारे देश में कितने सीएम हैं। हम अपने राज्य के बच्चों से, अगर सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछें कि तुम्हारा शिक्षा मंत्री कौन है, तुम्हारा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, नहीं बता पाएंगे। एक मंत्री को जब उसका राज्य का एक एक आदमी नहीं जानता है, गिने चुने 90 विधानसभा है ना, 150-200 मंत्री विधायक सब होंगे। अगर 200 लोगों को आधा से अधिक राज्य नहीं जानता तो वो उन कुर्सियों पे बैठने लायक नहीं है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपए के फ्लेक्सी लगा के, अपने चेहरों पे मेकअप करा के, स्टूडियो से फोटो खिंचवा के वो फ्लेक्सियों के जरिए दिखाना चाहते हैं हम ये काम किए हैं। ये चोरों का काम है, क्योंकि ईमानदारी से किया गया काम को दिखाने के लिए किसी सबूत गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप सबों को साफ साफ बता देना चाहता हूं, क्रांति का उदय कैसे होता है। किसी मनुष्य द्वारा, किसी मनुष्य का किया जाने वाला शोषण ही क्रांति का उदय होता है। और आज देश में कितना शोषण हो रहा है, कैसे शोषण हो रहा है, ये नेताओं के ढकोसलाबाजी। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ मना था, हर जगह मना था देश भर में, विश्व आदिवासी दिवस। हर जिलों में कार्यक्रम हुए, आयोजित हुए। वहां अच्छे अच्छे नए नए रंगीन कपड़े पहन के आदिवासियों को खड़ा करा दिए गए, ढोल नगाड़ों के साथ। वहां पे नृत्य चल रहा है। पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे राज्य को ठगा जा रहा है कि देखो आदिवासी कितना खुश हैं। देखना है आदिवासियों का असली रूप। आओ ना, मैं तो 2-3 साल से चीख रहा हूं, आओ सब कुछ दिखाता हूं। भागते क्यों हैं? चाहते हैं ना कि देश में ईमानदार लोग हों, क्रांतिकारी लोग पैदा हों। मैं 1000 लोगों के बराबर अकेले देश के लिए, देशवासियों के लिए सेवा देने के लिए सामर्थ्यवान हूं, अकेले काफी हूं। मैं चुनौती देता हूं, ललकारता हूं, जिसको आजमाना हो आजमाए। क्यों गूंगा बहरा बहना हुआ है पूरा समाज, पूरा सिस्टम? इसलिए कि उनको खुद के असत्य होने का भय सता रहा है। उनके फर्जी जो पाखंडवाद के चक्रव्यूह में लिपट के जो उनका झूठा सिंहासन है, मान सम्मान है,
इज्जत है वो खत्म हो जाएगा। मैं जब सत्ता पक्ष सरकार के विरुद्ध उनके गलतियों को, उनके कमियों को और साथ में सुझाव विकल्प लेके उनके घर तक घुस सकता हूं, बलरामपुर से रायपुर तक, तो आप समझ लो कि जिस राज्य में ऐसा इंसान है वहां विपक्ष हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुशासन मुझको सिखाया गया था स्कूल में, डिसिप्लिन, बहुत कुछ सिखाया गया था जो ये समाज, ये सिस्टम उसको गड्ढे में भर दिया था, लेकिन वो सही था इसलिए फिर से बाहर आ गया और सामने से लड़ रहा है, ललकार रहा है। ये देशभक्त, ये धार्मिक आके साबित करें कि वो कैसे सही है, उनका क्या प्रभाव है। और अगर नहीं साबित कर सकते तो ऐसे प्रलय का, ऐसे कयामत का आगाज खुद से, खुद के हाथ से ना करें जो खुद सह नहीं सकते हैं। महसूस करके देखिए, मणिपुर का मामला था, ऐसा कई मामला है उन जगहों पे। पता है, मैं अपनी बेटी को रख के देखता हूं, उस जगह पे मैं अपनी बहन को रख के सोचता हूं, उस जगह पे मैं अपनी बीवी को रख के सोचता हूं। आप लोग क्यों नहीं सोचते? उसको नहीं पहचानते, नहीं जानते, मतलब ये भी नहीं पहचानते कि वो इंसान है। और आप सबों को बता दूं कि मुझ जैसा इंसान जो है अपने आखिरी सांस तक प्रयास करता है, हार नहीं मानता। ये अलग बात है कि उसके प्रयास कई बार बहुत घातक हो जाते हैं, क्योंकि मानव जाति के लिए, इस पृथ्वी के लिए वही अनिवार्य होता है। जब ऐसा समय आता है तो वो कानून संविधान से बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं बनना चाहता, जितना उतना काफी है मेरे लिए। लेकिन ये ढोंग पाखंड जो है खत्म होना चाहिए। आज के युवा जो 25 साल तक सिर्फ पढ़ने चाहिए थे, 25 साल तक उनको प्रैक्टिकल रूप में राजनीति दिखाना नहीं चाहिए था। वो किताबों के जरिए पढ़ने चाहिए थे, वो स्कूलों में संस्कार शिक्षा सीखने चाहिए थे, व्यवहार सीखने चाहिए थे। वो आज 18 साल के उम्र से, 17 साल के उम्र से वो अपने देशवासियों को गाली दे रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को, उससे जुड़े राजनेताओं को अपमानित कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं देश में कौन सा ऐसा पार्टी है जो देश से बाहर का है? उस पार्टी में कौन है? देश के लोग हैं। गद्दार हैं तो क्यों नहीं गोली मारते? देशद्रोही है तो क्यों नहीं गोली मारते? उनको जेल में क्यों नहीं डालते? ऐसे आरोप क्यों लगाते हैं जो बिना हाथ पांव का हो, जहां आपका खुद का वर्चस्व, व्यक्तित्व, आपका प्रभाव खत्म कर दे, आपका मूल खत्म कर दे? क्यों? काय का ढोंग पाखंड है? काय के ये पढ़े लिखे लोग हैं? क्या लगता था मैं मजाक में बोलता था? पूछिए ना क्यों डरते हैं? अभी बोला ना छत्तीसगढ़ का समीकरण बिगाड़ दूंगा, और ये मेरे शरीर में सांस चल रहा है ना, तो ये बिगड़ जाएंगे, क्योंकि मैं अपने नेताओं को जानता हूं, मैं अपने मंत्रियों विधायकों को जानता हूं कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, उनका कितना समझदारी है, और जब से वो मंत्री बने हैं, जब से अस्तित्व में आए, उन्होंने क्या किया है। इसलिए उनसे सामना करने का मेरे अंदर क्षमता पैदा हुआ है, क्योंकि वो जो करके दिखाए हैं मुझे मालूम है ना, हैं? आई नो बेटर वेल, मुझे मालूम है। और ये इसलिए डर रहे हैं, मुझसे कतरा रहे हैं। मैं पागल हूं क्या? मैं गाली देता हूं क्या? हैं? मैं आतंकवादी हूं क्या? हैं? क्या हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? मजाक कर रहा हूं मैं 2-3 सालों से।
याद होगा ना वो पोस्ट मेरा लगभग 2019 का एक पोस्ट था 4 लाइन का ना, कि दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें, अच्छे विचार, सभी चीजें कही जा चुकी हैं, दिखाई जा चुकी हैं। अब उसको जो है प्रभाव में लाने का जरूरत है, उस पर अमल करने का जरूरत है। मेरे मोबाइल में मेरा मोबाइल हैंग हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। पता है क्यों? पूरे देश भर के हजारों इसमें व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मैं किसी मैसेज को नहीं देख रहा हूं, बस ऐसे ऐसे क्लिक करके खोल देता हूं। पता है क्यों? ये भेड़ बकरियों का काम है। सिस्टम नहीं है हमारे देश में, सिस्टम हमारे समाज में नहीं है, सिस्टम हमारे परिवार में नहीं है। और जहां सिस्टम नहीं है वहां भेड़ बकरी जानवर रहते, मनुष्य नहीं रहते। मनुष्यों का अनुशासन था, दायरा था, उनका संस्कार था, उनका कर्तव्य क्षेत्र था। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ये जो ढोंग किया जा रहा है धार्मिक होने का, राजनीतिक होने का, देशभक्त होने का, मैं पूरे देशभक्त से 20,000 से ऊपर भगत सिंहों से टकराया। सभी को दुनिया, मतलब उनका जो दायरा है, क्षेत्र है, वहां तक उनको उर्फ भगत सिंह उर्फ आजाद से जानते हैं, देशभक्त के नाम से जानते हैं कि वो क्रांतिकारी है। लेकिन मैं क्या पाया पता है? उनमें से सिर्फ 350 लोग लगभग सच्चे देशभक्त हैं, जो क्रांतिकारी का मतलब जानते हैं, देशभक्ति का मतलब जानते हैं, समाज और सामाजिकता का मतलब जानते हैं। तो बाकी क्या कर रहे हैं पता है ना? जैसे धर्मों का एक दूसरे का अपमान करके, रंगों में बांट के एक दूसरे के भगवानों को नीच बनाए, गाली सुनवाए, और वो रो रहा है कि हरा खत्म करने वाले ये प्रकृति को कैसे खत्म करोगे, इसको खत्म करोगे तुम हो जाओगे। भगवा खत्म करने वाले ये सारे फूल को कैसे खत्म करोगे, वो तो सबके घर में फूल खिलता है ना। ये मनुष्य हैं, कैसे मनुष्य हैं? जब मनुष्यों के पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, वो मनुष्य कैसे कह सकता है? हाँ, कह रहा है बर्बाद करने के लिए। रोज मैं सैकड़ों जीवन बर्बाद होते देख रहा हूं कदम कदम पे। ये चीज महाराज आप भी जानते हैं। रोज संभाल रहा हूं, मैं अकेले अपने आसपास नहीं संभाल पा रहा हूं, पूरी पृथ्वी को कैसे संभालेंगे? जिम्मेवारी सबका था ना। निभा कितने लोग रहे हैं? इसीलिए आज किसी को सहयोग नहीं मिल रहा है, सहारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाहिए सबको, देना कोई नहीं चाहता। तो सरकार भी वैसे, जैसे आज लोग हैं वैसे उनको सरकार मिला है, वैसे अनपढ़ गवार नेता मिले हैं। सोशल मीडिया के जरिए बहुत प्रताड़ित करते थे मुझको, कई आईडी बंद करके रख चुके हैं। मीडिया मेरा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं सीधा सीधा साफ साफ बोलता हूं, दायां बायां नहीं जानता। मैं कब तक ऐसे करता रहता, इस मोबाइल के जरिए, इस फेसबुक के जरिए कब तक? तब तक तो कितने जान चले जाएंगे, कितने इलाज के अभाव में मर जाएंगे, कितने सड़क परिवहन मंत्री के गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण, रवैयों के कारण कितने जान रोज चले जा रहे हैं। कोई सोचने वाला, समझने वाला है? दुर्घटनाओं में मरे लोग, तरह तरह के सरकार के लापरवाहियों से मरे लोग, उनके पीछे के परिवार का हालत क्या होता है, वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो अपराधी बन रहे हैं, कोई डेटा है किसी के पास? नहीं। तो जानवर हैं, जानवर होके सिस्टम सही रहेगा? जानवरों के बीच में सिस्टम चलता है? नहीं। किसी भी चीज के लिए सबसे पहले इंसान बनना पड़ेगा। लेकिन लड़ूंगा, आ रहा हूं,
छत्तीसगढ़ के सभी जिले में आ रहा हूं। मेरे पास कोई कलम कागज नहीं है। जैसा परमात्मा ये प्रकृति ने बनाया था वैसा ही आ रहा हूं। जब वैसा ही चलकर लाखों करोड़ों साल हम आ गए, आज क्यों नहीं चल सकते? मैं मानता हूं मनुष्य को, एक मनुष्य के लिए किसी सबूत गवाह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज के ये सारे नेताओं के सामने मैं बिना किसी कागज पत्तर का आऊंगा और मैं बताऊंगा कि वैचारिक लड़ाई क्या होता है, सत्य का लड़ाई क्या होता है, सही का सबूत क्या होता है। वो सारे इसलिए भाग रहे मुझसे कि वो मेरे सामने ना नहीं कह सकते, वो खुद स्वीकारेंगे ना, क्योंकि मेरा काम यही है, स्वीकारना, और सारे स्वीकार पाए ऐसा वातावरण बनाना। क्योंकि जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं खुद को, हम दूसरे को क्षमा कैसे करेंगे, माफ कैसे करेंगे, दया कैसे करेंगे? हम जब तक खुद को स्वीकारेंगे नहीं, कैसे पाएंगे कि हम मनुष्य हैं? हम खुद को जब तक नहीं पहचानेंगे, दूसरे को कैसे पहचानेंगे? हम खुद के तकलीफ को, दर्द को नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरे के दर्द को, तकलीफ को कैसे पढ़ेंगे? महाराज इनकलाब जिंदाबाद। इस बार समीकरण बिगाड़ना है छत्तीसगढ़ का, और इसलिए बिगाड़ना है कि लगभग 3 करोड़ लोगों का भविष्य जो है बदलना है। समय कम है, इसलिए कमर कस लीजिए। तकलीफ तो आते जाते रहेंगे। तकलीफ बचपन से था, लेकिन साला इतना लंबा उम्र कैसे बिता दिया पता ही नहीं चला। पारिवारिक जीवन से आजाद हो गया महाराज, आप देख सकते हैं। अब तो 2 ही चीज है, या तो विजय या वीरगति। और बलरामपुर के दोनों विधानसभा को 1 नंबर पे रखा हूं। कारण क्या है कि वहां दोनों विधायक जन जन के चहेता हैं, लोकप्रिय हैं, मसीहा हैं, लेकिन उन्होंने अपने विधानसभा के, अपने जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता के पत्र पे जवाब नहीं दिया। और मैं वही इंसान हूं जो बलरामपुर जिले के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के मूल समस्याओं को उठाकर उसके विकल्पों के साथ मैं बलरामपुर से रायपुर तक गया था। तो विधायक महोदय को ज्ञात होना चाहिए था कि सामने वाला कौन है। बड़ा कुछ नहीं हूं, आम इंसानों के लिए एकदम कीड़े मकोड़े जैसा आम इंसान हूं, लेकिन आप लोगों के जैसे जितने भी लोग हैं, जितने मंत्री विधायक हैं, मैं आपसे भी बड़ा हूं, क्योंकि आपसे बेहतर काम मैं कर सकता हूं, आपसे बेहतर समझ रखता हूं। ये पूरे होशो हवास में आपसे घोषणा करके बताता हूं, स्वीकार के बताता हूं। हाँ, पृथ्वी भैया जय हिंद जय भारत। क्या लिखे हैं? कोई काम ही नहीं किया तो क्या जवाब देंगे? काम किए हैं ना। गुमराह लोगों को गुमराह करने के लिए जो चाहिए थे, जिसमें कमीशन 50% से ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, दिल्ली में पढ़े लिखे लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल जी 9.5 अरब का फ्लेक्सी बैनर लगाते हैं। हम दिल्ली का जब सीएम बनाएंगे ना, वो 9 रुपया का भी फ्लेक्सी नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली हमको मालूम है वहां के लोग कैसे हैं, कितने समझदार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। नहीं पृथ्वी भैया, अपना शहर है, अपना जिला है, अपना राज्य है, अपना देश है, अपनी धरती माँ है। इसी से पैदा लिए हैं, इसलिए इसको माँ बोल सकते हैं। हर पैदा करने वाली माँ होती है। वो कुत्ते के बच्चा को जो पैदा करती है ना, वो कुतिया भी माँ होती है। सोचने का आपके धारणा का है
कि आपका विचारधारा क्या कहता है, उस चीज को किस रूप से लेता है। तो इस बार पृथ्वी भैया छत्तीसगढ़ में जो है पढ़े लिखों को खड़ा करना है, कंपटीशन कराना है स्कूलों की तरह। भाई जो भी उम्मीदवार खुद को प्रस्तुत करेगा, खुद के काबिलियत को बताएगा, खुद के औकात को बताएगा, वही वोट पाएगा। और मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों को सोचते हैं कि दरुआ हैं? अरे दिल के बहुत सीधे साधे सच्चे इंसान हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, अमीरों की गुलामी करते हैं और शाम को पी के सो जाते हैं। ये सरकारें आबकारी विभाग के पढ़े लिखे अधिकारियों को इन गरीबों के यहाँ रेड मरवाती है। महुआ शराब नहीं बना सकते, सिस्टमेटिक नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अंग्रेजी का 300 का पौवा बेचना है, 200-250 ml हैं, 1000-2000 रुपए लीटर केमिकल बेचना है सरकारों को हैं। सब अनुशासित होगा, सब सिस्टमेटिक होगा। पृथ्वी भैया सब अनुशासित होगा। हमारे यूपी के बब्बर शेर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, साहिल शमशाद जी जुड़े हुए हैं, पंकज भैया हमारे जुड़े हुए हैं राजपुर से, हमारे सत्यम महाराज जुड़े हुए हैं, प्रकाश यादव जी, सभी को जय हिंद जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। अरे पिक्चर जैसे देखते हैं ना साहब, खून खौल उठता है। मैं युवाओं को देखता हूँ, उनका धर्म के प्रति, पार्टी के प्रति जो जोश खरोश, तो मेरे को मालूम है उनके अंदर कितना जोश है, लेकिन वो जोश जो है सही दिशा में नहीं है। देश के लिए, देशवासियों के लिए जब उठे ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस बार छत्तीसगढ़ के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं, इस बार छत्तीसगढ़ में पढ़े लिखे युवाओं को सामने उतारना है, ढूंढ के निकालना है। पंकज भैया आपको भी कल आपके क्षेत्र में मोर्चा संभालना होगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई बाहर का या मैं तो नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मुझे मालूम है कि आपका विचारधारा कैसा है। ना आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, ना मुझको पूछने की ज़रूरत है। हम जब जब एक दूसरे को समय देते हैं, वो समय ही हमें बता देता है एक दूसरे के गुण अवगुण, विचारधारा। तो आज डर नहीं लगता। आपके जैसे जैसे देश भर में हजारों भाई हैं, लगभग 350 ओरिजिनल देशभक्त हैं, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के ओरिजिनल चेले हैं। बहुत से मार्गदर्शक हैं मेरे। उदाहरण में आप देखिए, आजमगढ़ से एक इनकलाब जो शुरू हुआ था, आज हमारे प्रहलाद भैया हैं, नीरज भैया हैं, प्रभुनाथ यादव जी हैं, और भी बहुत से भाई हैं जिनके नाम नहीं बता पा रहा हूं। आज वो आजमगढ़ को एक मॉडल बनाए, यूपी से, पूर्वांचल से, जिनको आज देश के कोने कोने में जाना जाता है। तो पंकज भैया आप अपने जगह के वही आइडल है। मैं आपको आइडल में मानता हूँ, गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि छोटा बड़ा कोई भी हो, जिसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान दे रहा है तो वो गुरु है। आप भले मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन कई जगहों पे आप मेरे गुरु भी हैं।
मेरे मार्गदर्शक भी हैं, मेरे साथी सहयोगी भाई सब हैं। लेकिन चुप कब तक होंगे सर? चुप रहने का फल ही है कि सरकार ऐसे ही करता है। चुप रहने पे ये होता है एक एक को मारते हैं। लेकिन अगर एक साथ इंसान इनकलाब बोल के निकल जाए, कितनों को मारेंगे? इसलिए तो मैं अकेले कभी नेता नहीं बनना चाहा। कभी सपना नहीं रहा मेरा कि मैं नेता बनूं। नहीं, नेता नहीं बनना है। मैं जो हूं, मैं अपने जैसे अगर अपने देशवासियों को बना लूं ना, इतना मेरे लिए बहुत है। ताली पीछे खड़े होके ताली बजाने वाले लोग मुझको नहीं चाहिए। क्योंकि वो ताली बजाने वाला भी वही वैल्यू का है जितने का मेरा किडनी और आंख और लीवर है ना। उस ताली बजाने वाले का भी किडनी, लीवर, आंख का वैल्यू उतना होता है। लेकिन ये आज के नेताओं को नहीं पता है। मैं बताऊंगा, इसीलिए मैं बोला था कि जो थोड़े ईमानदार किस्म के हैं छत्तीसगढ़ के नेता, जो छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भला करना चाहते हैं, अभी भी वक्त है। सत्य के साथ में खड़े हो ले, क्योंकि सरकार बनने के बाद तो मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार बनने के बाद तो वो खुद को बचाने को आएंगे। और जिसको लगता है कि हवाबाजी की बात है, बैठ के क्लियर कर लीजिए। रक्तदाता समूह जौनपुर, जय हिंद सर, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए इस बार जो है क्लियर कीजिए, देखिए, उन लोगों को सामने रखिए और कंपटीशन कराइए। हम छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट उतारेंगे, वो बताएंगे। वो बाकी नेताओं की तरह नहीं बोलेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देंगे, सड़क, बिजली, पानी देंगे। नहीं, ये तो बॉलीवुड के 1970 से लेकर 2000 के बीच के पिक्चरों के नेताओं का डायलॉग था। ये डायलॉग मार के आज छत्तीसगढ़ के नेता नहीं जीत सकते। नहीं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, बिना किसी कागज कलम के। और मैं जैसे क्षमता रखता हूं किसी चीज को विश्वास दिलाने का, आपको विश्वास दिलाना होगा और पब्लिक खुद देख ले कि हाँ ये चीज हो सकता है। लेकिन पब्लिक होशियार हो जाएगी ना ऐसा करने से, ये आदिवासी समझदार हो जाएंगे, गुलामी इनका कौन करेगा? हराम का कहां से मिलेगा ऐसो आराम? नहीं मिलेगा। चलिए फिर हम सेकेंड टाइम में एक और बड़े विषय पे बात करेंगे और बलरामपुर जिले के नल जल योजना के बारे में एक उदाहरण पेश करेंगे, एक कहानी बताएंगे, एक डेटा दिखाएंगे और बताएंगे कि हमारे बलरामपुर छत्तीसगढ़ में जो नल जल का काम हो रहा है, बलरामपुर में शायद रोजगार बहुत ज़्यादा है, यहाँ बेरोजगार लोग नहीं है, इसलिए शायद मेरठ और कहाँ कहाँ के लोग आके हमारे बलरामपुर में काम कर रहे हैं। इस पे एक बहुत बड़ा वो मैं खोलूँगा, पूरा इस विषय पे विस्तार से बताता हूँ। फिर मिलते हैं। चलिए, सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।